आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। वहीं इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड गठन के अलावा जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही बैठक में संबंधित औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें धान खरीद नीति को मंजूरी कराया जा सकता है। वहीं आवास विकास के भवन विकास उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव पास कराया जा सकता है। इसके साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी फैसला हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हो रही है। किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल मयूरी, 11 बजे से लोक भवन में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, जिसमें कैबिनेट के तमाम जो सदस्य हैं वो अपनी कहीं ना कहीं हामी जताते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की मंजूरी संभव माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र को लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए वहाँ के विकास कार्यों को लगातार कर रही है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पूर्वांचल और पश्चिम के आधार पर वहाँ का विकास करने का प्रयास कर रही है, तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मंजूरी आज मिलना संभव माना जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो वर्तमान में वित्तीय वर्ष में धान की खरीद की नीति को मंजूरी संभव माना जा रहा है, क्योंकि बात करें तो धान के अभी खेतों में है और इसके बाद कटाई जब होगी तो लगभग जो प्रदेश के किसान हैं जो अपनी तमाम आशा अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं कि उनके धान के जो मूल्य हो जो एमएसपी के आधार पर खरीदे जाए और वित्तीय वर्ष में जो सरकार की तरफ से एक रेट तय किया जाता है, तो माना जा रहा है कि किसानों के लिए जो धान के किसान हैं उनके लिए आज कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में कुछ बेहतर मिल सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में चर्चाएं तेज थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, तो कैबिनेट के तमाम जो सदस्य हैं उनसे भी चर्चाएं होंगी कि किनके विभागों को लिया जा सकता है। इस तरह की तमाम चर्चाएं होंगी। साथ ही अगर बात की जाए तो हाल में घोषित उपचुनाव के बाद से जिस तरह से विपक्ष के लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे बात की जाए निषाद दल, चाहे बात की जाए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन तमाम दलों को लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं आक्रामक है, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है कैबिनेट के तमाम जो सदस्य हैं सहयोगी दलों के। और साथ ही अगर बात की जाए तो आज की बैठक में तमाम प्रदेश भर की निगाहें हैं, क्योंकि अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर से और आखिरी छोर पर देखें तो बलिया तक के तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनकी निगाहें हैं कि आज कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन होना है वो मंजूरी मिल जाए, जिससे प्रदेश के किसान कहीं ना कहीं अपने धाने को अच्छे रेट पर बेच सकें। जी धन्यवाद विवांशु, तुमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्षियों पर जोरदार हमला बोलते हुए विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा है। साथ ही दिनेश शर्मा ने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी वो स्वीकार होगा और लोकसभा में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। आगे क्या कुछ कहा दिनेश शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सर, किस तरीके से देखा जाए आपके इस सफ़र को? नहीं, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में था, हूँ और रहूँगा। तो कोई न केंद्र की राजनीति न प्रदेश की राजनीति, केवल बीजेपी की राजनीति पहले भी कर रहा था और भी करूँगा। और मैंने हमेशा कहा है कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, जहाँ कमी होगी वहाँ पार्टी मेरा उपयोग करेगी।
सर देखिए, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही थी घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, वहां पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। एक खबर आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों के जो है वो नाम काटेगी, 40% जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। जाति समीकरण को साधने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी तैयारी चल रही है। देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व का अधिकार होता है कि किनका कार्यकाल पूरा हुआ। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो हर निर्धारित समय पर अपने चुनाव कराता है और हर निर्धारित समय पर पद का परिवर्तन नहीं होता। कार्यकर्ता को उसके उपयोगिता के अनुसार अलग अलग कार्यों का विभाजन होता है। तो निश्चित रूप में अगर कहीं आएगा तो ये प्रदेश नेतृत्व का अधिकार है और प्रदेश नेतृत्व समीक्षा करके उसका समय समय पर प्रयोग करता है। सर, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन INDIA लगातार मोर्चा खोल रहा है एनडीए के खिलाफ, अभी बात की जाए तो G20 का भी आयोजन हुआ, एक सफल आयोजन हुआ। इसमें भारत वर्सेस इंडिया की बात की गई। विपक्ष ने इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा भुनाने की कोशिश की। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इस एजेंडे को? ये जो घमंडिया है ये अपरिपक्व है, आरोपों से घिरा हुआ है, जांच के दायरे में है, भ्रष्टाचार की प्राथमिकता है और सब इसमें एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनका एनडीए से मुकाबला नहीं है। इन्होंने अपना भेष बदला है और भेष बदलकर जो ये मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं, तो बीजेपी सपना नहीं देखती, सपना पूरा कैसे हो इसके पीछे भागती है। सर, 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र बुलाया गया है सदन का। उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा होने वाली है। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा है, UCC है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको पटल पे रखेगी, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल है वो एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं, UCC का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो भी राष्ट्रहित में होगा वो पार्टी करती है। पार्टी का नीति रीति सिद्धांत पहले से तय है और पार्टी का एजेंडा ओपन एजेंडा है और उसके आधार पर वो निर्णय लेती है। भारत में अपव्यय रुके और चुनाव इस प्रकार से हों कि चुनाव में जो विसंगतियां हैं, काम में रुकावट होती है बार बार चुनाव कराने से, उनसे प्रदेश और देश मुक्त हो, ये हर व्यक्ति की इच्छा है। विपक्ष की इच्छा इसलिए नहीं, वो जानती उसका सुपड़ा साफ होगा। अब जो भी नियम संगत होगा, अभी तो कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। सर, घोसी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने ये कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पे जो है विपक्षी गठबंधन हावी रहेगा। साथ ही साथ जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार लगातार सत्ता में आने का, वो इस बार पूरा नहीं होगा। तमाम बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी यही कहा है कि इस बार विपक्षी गठबंधन INDIA NDA पे भारी पड़ेगा। सर, किस प्रकार से देखते हैं? ये भारी पड़ने का सपना हर बार देखते हैं। पहले महागठबंधन बनाया था, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, हार गए। फिर BSP के और सपा का गठबंधन, इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता कि दोनों की इंडिविजुअल सरकार बनी थी। उसके बाद बुरी तरह हारे, अब तीसरी हार की तरफ हैं। वो बात घोसी की करते हैं लेकिन रामपुर और आजमगढ़ की नहीं करते हैं। घोसी तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीत लिया, ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों जीती थी, विधानसभा भी लोकसभा भी, और रामपुर में दोनों हारे, आजमगढ़ में हारे लोकसभा। तो इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। अपने जो आजमगढ़ और जो रामपुर है उसके गम भी इनको दिखाना चाहिए। खुशी अगर दिखाया ना तो गम भी है उनका, और उसका कारण भी बताना चाहिए। बीजेपी ने छीन लिया उनसे सीट, तो ये सपना नहीं देखें। पिछली बार भी इन्होंने कहा था 400 सीटें जीतेंगे और 400 सीट जीतते जीते बामुश्किल 3 अंकों में आ पाए थे, और अब की तो सुपड़ा साफ होगा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए कि कई विधायक और कई मंत्री घोसी में जो है वो जनसंपर्क लगातार कर रहे थे। मैंने इसका जवाब दे दिया है कि हर चुनाव की दशा अलग होती है। अभी ये रामपुर हारे हैं, अभी ये आजमगढ़ हारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। पसमानदा मुस्लिम ने भी बीजेपी को वोट दिया है। घोसी में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो लगातार विपक्ष के कब्जे में रही है वो,
जीतना चाहिए था बीजेपी को, ये हम खुद मानते हैं, लेकिन बीजेपी की एक स्टाइल है, जीतती है तो भी एनालिसिस करती है और हारती है तो भी एनालिसिस करती है। एनालिसिस होने दीजिए, फिर बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहा है और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन INDIA को घमंडिया कहते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का पहले की तरह ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। औरैया में दिव्यांगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं CMO ऑफिस में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिव्यांगों को चेकअप के लिए बैठाया गया और पैनल बड़ी संख्या दिव्यांग पहुंचे, जिसके बाद CMO ने ऑफिस में कान, गला, नाक विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ के डॉक्टरों को पैनल में बैठाया, जिसके द्वारा दिव्यांगों के चेकअप हुए। वहीं 61 आवेदन किए गए, जिसमें 38 प्रमाण पत्र के दिव्यांग को जारी किए गए और 11 रिजेक्ट किए गए। सर, इस समय जो है दिव्यांगों का जो है कि यहाँ जो है शिविर लगाया जाता है हर सोमवार को, कितने डॉक्टरों का पैनल बैठाया जाता है और किस तरीके से माना कराते हैं? देखिए, प्रत्येक सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनता है। उसमें हड्डी विशेषज्ञ, हमारे नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ और हमारे आँखों के विशेषज्ञ, हमारे पास 3 विशेषज्ञ ही यहाँ पर जनपद में हैं। तो आँखों के विकलांग और बोलने सुनने के विकलांग और आपके हड्डियों के विकलांग, इनके संबंध में हम यहाँ से प्रमाण पत्र उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने में एक समस्या इस बात की आती है कि जो किसी का मानसिक स्वास्थ्य का, दिव्यांगता का परीक्षण हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो मानसिक जो स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र होता है उसके लिए हमें कानपुर मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर उसे हमें संदर्भित करना पड़ता है। बाराबंकी में कस्बे के अंदर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि रामनगर तहसील के गोंडा लखनऊ बुडवल चीनी मिल के सामने हाईवे पर बारिश के चलते मिट्टी धंस गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उप जिला अधिकारी रामनगर पहुंचकर राहत कार्य बचाव करने का कार्य शुरू कराया है। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव बसेरा में 4 साल पहले युवक की शादी हुई थी, जिसके बाद गृह कलेश के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। दादा, क्या नाम है आपका? हरिकेश। कहाँ रहते हैं आप? ये इगलास बख्शा। अच्छा, ये प्रीति कौन है आपकी? मेरी बहन है। तो ये कहाँ शादी हुई थी, क्या है पूरा? इनकी शादी पिसावा थाने में पड़ता है, बसेरा जी। वहाँ करी थी हमने श्याम नाम के लड़के से। कितने साल पहले हुई थी शादी? 2018 में हुई थी जी जी शादी। और उनमें थोड़ा झगड़ा वगैरह होता रहता था जी। तो हमने उन्हें समझाया भी, उनके घर भी गए, हमने उनको बताया भी भाई हम पुलिस केस भी कर सकते हैं। उन्होंने हर बार समाज को बुला के हमें चुप करा दिया। भाई अब पैर छू के फिर हर बार पैर छू दिए करे कि भाई छोड़ दो, अब के हमें अगली बार देख लेंगे। पर अब के कुछ अलग ही हुआ। क्या हुआ खराब? अब के ऐसा हुआ कि हमें उन्होंने पता नहीं कैसे हमारी फांसी लगा के मारी है इन्होंने, कैसे उन्होंने खुद अपने आप लगाई है, कुछ भी पता नहीं है। और हमें तो पड़ोसी द्वारा पता चली कि आपकी बहन ने ऐसा किया है। इन्होंने तो किसी ने फोन भी किया ना उठाया। हमने बाद में ट्राई किया कि भाई हमें पता तो चले कि क्या हुआ हमारी दीदी के पास। तो घर के लेके चलते फांसी हुई है। जी। अलीगढ़ में बेटी पैदा होने पर पति ने दोनों पत्नियों को ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों पत्नियों ने एसएसपी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए संबंध थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम बानो है। कहाँ की रहने वाली हैं? रजपुरा की। और थाना कौन सा लगता है? थाना रजपुरा, जिला संबल।
किस शिकायत को लेकर आज एसएसपी ऑफिस पर आए? मैं इस शिकायत को लेके एसएसपी ऑफिस आई हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और मेरी शादी 2016 में हुई थी 5 सितंबर को, और 12 नवंबर को 2017 में मेरी ये बेटी पैदा हुई। और तब से ही उन्होंने मुझे मारना, पीटना और उल्टी सीधी दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दिया और मार पीट के मुझे मेरे घर पे छोड़ आए। क्या नाम है आपको? सोनम। पति का? यासीन। कहाँ के रहने वाले हो? गरौली। थाना कौन सा लगता है? जमा। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आई थी आप? सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे 1.5 साल से छोड़ा हुआ है बेटी होने के कारण, तो मैं ये एप्लीकेशन लेकर आई थी IPS ऑफिस। शादी को कितना समय हो गया आपकी? सर 2 साल हो गई हैं, तीसरी साल लग चुकी है। क्या कारण क्या है आपको छोड़ने? मेरी बेटी हुई थी इस कारण छोड़ा हुआ है, और ऑलरेडी उनकी पहले से एक शादी थी, तो मुझसे धोखाधड़ी से दूसरी शादी करी उन्होंने। पहले से शादी शुदा थे आपके पति, तो हाँ। आपको पता नहीं था शादी? नहीं, पता नहीं था। कुआरा कह के शादी करी थी, मेरे घर वालों को भी कुआरा बताया था उन्होंने। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में संविदा लाइनमैन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद लाइनमैन को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने लाइनमैन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने लाइनमैन को मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।